नाम रणमल सिंह, या यूं कहें शताब्दी पुरुष रणबंका रणमल सिंह। पिताजी का नाम गणपत सिंह। उम्र 99 वर्ष। गांव कटराथल, जिला सीकर, राजस्थान। मनुष्य का जीवन एक कहानी की तरह है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो कितनी लंबी है, परंतु ये है कि वो कितनी अच्छी है। श्री रणमल सिंह जी के जीवन की कहानी लंबी भी है और अच्छी भी। अभी अपने 99 वर्ष पूरे करके 100वें वर्ष की ओर अग्रसर हैं। आज भी गांव के बहुत से लोग इनके विचार सुनने और इनके सुंदर विचारों को अपने जीवन में धारण करने के लिए इनसे मिलने के लिए आते रहते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी इनको अपने जीवन की एक एक बात अच्छी तरह से याद है। आज भी हर सुबह ये निकल जाते हैं सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए और जितनी हो सके अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। ये अपने जीवन काल में शिक्षक रहे, सैनिक रहे, जन आंदोलन में कूदे और इसी के साथ साथ जो समाज को इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वो है छुआछूत और जाति प्रथा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना और कम से कम अपने इलाके, अपने गांव से उन कुप्रथाओं को पूरी तरह से खत्म भी किया है। चलिए मिलते हैं श्री रणमल सिंह जी से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजेंद्र कंबोज दास्ताने पार्टीशन 1947 से बात कर रहा हूं। आज मैं बैठा हूं हिंदुस्तान के सीकर ज़िले में और जिसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है कटराथल। और कटराथल में मैं बैठा हूं श्री रणमल सिंह जी के साथ, जिनके पिताजी का नाम है गणपत सिंह जी। और ये अपने आप में एक शताब्दी पुरुष हैं। इनका जन्म सन 1923 यानी कि 1923 में हुआ। 99 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। ये शिक्षक रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, इंडियन आर्मी में भी रहे और जो उनकी विशेषताएं रही हैं वो इन्होंने गांव में छुआछूत को एकदम से ख़त्म कर दिया। उसके लिए मुहिम चलाई और एमएलए भी रहे, विधायक रहे और 5 बार सरपंच रहे गांव के और 13 वर्ष तक प्रधान भी रहे। अगर इनके परिवार की बात करें तो 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ भरा पूरा परिवार है। और अगर हम कुल सदस्यों की बात करें तो गिनती में नहीं आ रहे थे, लेकिन 100+ हैं। 65 वर्षों तक डायरी लिखते रहे। तो आज हम इनसे जानेंगे उस वक्त के हालातों को जब हिंदुस्तान बंट रहा था, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो रहे थे। उन यादों को फिर से समेटने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ इतना है कि हम धर्म जाति से ऊपर उठकर उन चीज़ों को याद करें, उस वक्त को याद करें जब सारे धर्म एक थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज हालात धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। हमें उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर से परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। यही हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। अगर आप हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान से बाहर हैं, कहीं भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अधिक वक्त ना लेते हुए अब हम मिलते हैं श्री रणमल सिंह जी के साथ। राम राम जी। राम राम राम। और कैसे हैं आप? एकदम ओके। चलिए तो बातें शुरू करें। हाँ जी। जी का नाम गणपत सिंह। ठीक है। और गांव कटराथल। ठीक है। और जिला सीकर, राजस्थान। आप हिसाब लगा लो, 99 ईयर्स का हो गया। अच्छा, आप 99 ईयर्स के हो गए। तो 1923 में आपका जन्म हुआ था, मतलब 1923 में? हाँ। ठीक है। तो आपने जो पढ़ाई की वो कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की? पढ़ाई? हाँ जी। सिर्फ हिंदी मिडिल। मैं
फर्स्ट डिवीजन था, इसलिए मुझे मास्टर बनाया गया और कोटरी दाहिलान रिंग्स के पास है, वहाँ ऊँट पर चढ़ के गया था मैं। अच्छा। सो उस वक्त जाटों के नाम सिंह नहीं थे, सो मैंने सबके नाम सिंह कर दिए। जागीरदारी प्रथा थी तो उस टाइम किसान कौम से जो पैदा होता था वो सिंह नहीं लगा सकता था, सिर्फ जागीरदार ही अपने नाम के आगे सिंह लिख सकता था। तो इन्होंने जितने भी किसानों के बच्चे थे उन सब का नाम के आगे, जैसे किसी का नाम गोपाल राम था तो उनका नाम गोपाल सिंह कर दिया, और किसी का हनुमाना राम था तो उसका नाम हनुमान सिंह कर दिया, जैसे किसी का नाम नारायण लाल था तो उनका नारायण सिंह कर दिया, सबका सिंह कर दिया। तो वहाँ के आसपास के गांव में चर्चा हो गई, एक सीकर से मास्टर आया है जिसने सबको सिंह बना दिया। तो उससे पहले कोई सिंह नहीं लगा सकता था किसान का बेटा। और इनके स्टूडेंट्स पढ़े हुए गोपाल सिंह खंडेला थे जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे राजस्थान राज्य सरकार में, वो आया था नहीं यहाँ? तो मेरे उनके भी ये गुरु रहे हुए हैं, वो हालांकि स्वर्गवास हो गए। और इनके स्टूडेंट्स जो सीकर के सांसद हैं सुभाष महरिया पहले थे, उनके पिताजी भी इनके स्टूडेंट थे, उनके पिताजी। तो यानी कि इन्होंने अपने जीवन में पहले जब शुरू में पढ़ने गए तब इनको स्कूल में भी नहीं जाने देते थे। जैसे जैसे स्कूल में ये गए तो इन लोगों को बोला रहे ये किसान अपने पशु और इन जानवरों को कहाँ छोड़ कर आए हैं, पशु कौन चरा रहा है तुम्हारे। तो इनको काफ़ी दिन से बच्चे वो जागीरदारों को इनको परेशान करते थे कि इनको और इनके साथियों को। तो उनको एक दिन में गुस्से में आकर बोला भाई आज तो तुम्हारे पशु कौन चरा रहा है। तो इन्होंने कहा कि पशु चराने के लिए मैंने बहुत अच्छा ग्वाला छोड़ कर आया हूँ। तो बोला ग्वाला कौन है वो बहुत अच्छा? वो बोले तेरा बाप है, तेरा पिताजी है, उससे अच्छा कोई ग्वाला मेरा हो नहीं सकता। तो इनको बोला कि भाई आपने ऐसे कैसे बोला? तो बोला कि उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता ग्वाला, मेरे पशु खोएंगे नहीं क्योंकि तेरे पिताजी मेरे पशुओं की रखवाली करेंगे। तो फिर उनको इस बात से अंदर महसूस करके और जागीरदारों के लड़कों ने सोचा कि अब इसकी बेइज्जती कैसे करें भाई। बात में तो ये तो इनके सामने एक चारण जाति, वो भी जागीरदारियों का ही एक सेकंड रोल था, तो चारणों के लड़के से इनको कुश्ती गुड़वाया। तो हाँ, तो इन आपस में दोनों ने कुश्ती, इन लोगों ने कुश्ती किया। तब ये छोटे थे और वो बहुत भारी था वेट में, इनसे लगभग ये मानो इनके अंदर जिस दिन 40-45 किलो था तो उसमें 55 किलो था, 10 किलो। हाँ, फिर क्या हुआ कि उसको इन्होंने पटकनी मार दी 2-3 बार, क्यों ये हल्के फुल्के थे तो उनको पटकनी मार दी। तब इनसे वो बोला कि अब तो ये तो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इनसे फिर दोस्ती हो गई। और वो जो इनको बोलने वाला था वो बाद में बड़ा अधिकारी बना जागीरदारों का जो लड़का था, और इनसे बहुत अच्छी दोस्ती रही फिर जीवन भर। और इनके साथ में पहले जो गांव में जब पढ़ने गए तब जागीरदारों ने पढ़ने नहीं देते थे किसान के बेटे या गांव के बच्चों को, तो इनकी स्कूल को तोड़ मरोड़ दिया। छान झोपड़ों की स्कूल हुआ करती थी, तो छान झोपड़ों को तोड़ दिया और मास्टर को भी पीटा। यहाँ हमारे पढ़ाने के लिए यूपी से आते थे टीचर, यहाँ टीचर नहीं होते थे तो यूपी के आगरा मथुरा साइड से, लखनऊ से, वहाँ से आते थे। इनके टीचर का नाम था दलेल सिंह जी। दलेल सिंह जी घर सब किसानों को समझो के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तो ये हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत ही पीछे थे। जिन गाँव में सेठ साहूकार होते थे, यानी जैसे बिरला है, ये है डालमिया है, अपने बजाज साहब है, गोइनका है, ये इस तरह रुइया है, लोहिया है, ये अपने अपने गाँव में स्कूल खोल के दिया था। इन लोगों का बड़ा योगदान है। जो स्पेशली महाजन समाज है उसका हमारी शिक्षा के अंदर काफ़ी योगदान है।
यहाँ के जो एडवांस हुए हैं सीकर के, झुंझुनू के, शेखावाटी बेल्ट बोलते हैं इसको। ये एजुकेशन लाने की देन ज़्यादातर महाजन परिवार की है। उन और बावड़ी खुदवाते थे वो यहाँ इस इलाके के अंदर। और बावड़ी का मतलब पानी बरसात का आता तो वो इकट्ठा हो जाता और उससे साल भर पानी पी लेते थे। तो बच्चों के लिए स्कूल और गांव के लिए बावड़ियाँ खुदवाते थे। और इस तरह से इनके स्कूल को तोड़ मरोड़ दिया, फेंक दिया। लेकिन फिर गांव वालों ने दूसरी झोंपड़ी की, मारपीट भी की इनकी, मतलब बड़ा संघर्ष करके एजुकेशन लिया जी, पढ़ने नहीं देते थे। और वहाँ से फिर ये सीकर पढ़ने गए। सीकर पढ़ने गए तो वहाँ फिर जागीरदारों ने परेशान किया, लेकिन इतने परेशानी के बावजूद भी इन्होंने वर्नाकुलर तक अपना एजुकेशन पूरा किया। जो आज वर्नाकुलर का आज का मतलब सेकेंडरी स्कूल के बराबर। हाँ, सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी। अच्छा, सेकेंडरी मतलब 10th 10th तक। तो ये कौन से सन में क्लियर कर ली थी 10th लगभग? ये 1938 में। 38 में, 1938 में 10वीं इन्होंने वर्नाकुलर कर लिया जिसको, और ये 40 के अंदर टीचर बन गए थे। ठीक है। उससे पहले ये जितने भी आंदोलन होते थे उनमें बच्चे थे, तभी इनके लगन हुआ करते थे। ये बचपन से ही थे। दलेल सिंह जी तो ये कहकर गए थे कि इस बच्चे को पढ़ने देना और इसको आगे जाने के लिए मौका देना, ये बहुत बड़ा नाम करेगा आपके इस इलाके का। ये उनकी भविष्यवाणी थी। वो टीचर तो अपना आइडिया ही तो देता है ना। तो फिर ये बचपन में भी बड़े जुझारू थे। मतलब जैसे 7-8 साल के थे तो इनका एक दोस्त था हरिजन परिवार से, सुल्तान नाम का। सुल्तान नाम था उनका। तो ये साथ ही खेलते थे। तो सब आकर हमारी दादी जी को या इनकी माँ को शिकायत करते थे, ये तो हरिजनों के लड़कों के साथ खेलता है, ये तो मतलब बारला को क्या बोलते हैं, छुआछूत, जो मतलब ये तो उसके घर में छू लिया, हरिजन का हाथ छू लिया। इसलिए ये बोला मैं तो उसके साथ खाना भी खाऊंगा और सोऊंगा भी। अपनी माँ से झगड़ा कर लिया कि वो मेरा दोस्त है, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ। ये तो इनकी 8 साल की कहानी है। 8 साल के थे तब भी ये मतलब लड़ लेते थे, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई अन्य कोई भी हो। उसी टाइम इनके कोई एक बड़े दादाजी एक्सपायर हो गए थे टीचर बनने के बाद में। तो उनका भी खर्चा करते थे, खर्च बोलते हैं हमारे यहाँ पर, कि उस पर पूरा खर्च करो। तो इन्होंने उस टाइम भी विरोध किया था। आज़ादी से पहले खर्च नहीं होने दिया। इन्होंने अपने गांव में ग्रुप बनाया, टीचर्स थे 7-8, उन सब ने यूनियन बना के, और सबसे पहले इन खर्च करने का जो मृत्यु भोज, जिसको मृत्यु भोज बोलते हैं, मृत्यु भोज का छुड़ाने वाले ये आदमी थे। और इन्होंने अपने लाइफ के अंदर ये जो छुआछूत है, इन्होंने मतलब पानी नहीं पीने देते थे हरिजनों को बाकी लोगों के बराबर का। सबसे पहले पानी जो पीते थे वो चमड़े से आता था पानी, उसको चर्च बोलते हैं। कुआं हमारे यहाँ बहुत गहरे थे, तो ऊंट से पानी को बाहर निकालते थे। उस चर्च से पानी आता था तो उसको ब्राह्मण और ठाकुर श्रवणकास्ट उसको पीती नहीं थी, इसलिए वो डोल से पानी निकालते थे। इन्होंने और पानी पीने के लिए उनका अलग एक मिट्टी का बना हुआ होता था। पहले पानी उनके यहाँ आता था तो वो पानी पीते थे। उस नाली से जो दूसरी जो कुंड जो बना हुआ था, छोटे छोटे कुंड बना रखे थे, उस कुंड से बाकी किसान पीते थे। तो मतलब पानी की भी कैटेगरी थी कि पहला पानी लेके जाएगा श्रवणकास्ट, उसके बाद जो किसान हैं, ओबीसी हैं, वो लेके जाएंगे, और फिर हरिजनों को तो बेचारों को और भी तीसरी पोजीशन। इन्होंने फिर हमारे ओबीसी वालों के साथ में हरिजनों को साथ में किया। और पानी का फिर गांव वालों ने बड़ा विरोध किया, गांव के लोगों ने। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ा अपना वजूद था, इनका राजनीतिक वजूद भी था और इनके बड़े लोगों का साथ था। जैसे कुंभाराम जी हैं, नाथुराम जी हैं, बड़े बड़े जो किसान लीडर हुआ करते थे, उन लोगों का इनके पूरा सपोर्ट था। गांव हमारे उस ज़माने में भी वो आते थे, तो उनको कुआं खुदवा के दिया अलग से कि भाई तो ये कुआं लो, तुम पानी पियो।
और उनके साथ ये बैठ के खाना भी खाते थे और पानी पीते थे। तो बोलते हैं ये तो हरिजनों के घर का खाना खा लेता, हरिजनों के घर का पानी पी लेता। फिर धीरे धीरे मतलब खुद आगे हो गए तो पूरा गांव फिर धीरे धीरे इन्होंने मतलब इनके साथ हो गया और गांव ने फिर सपोर्ट भी किया कि ठीक है। तो इन्होंने पानी, खाना और रहना सहना में यानी मंदिर में हम पूजा करने के लिए जाते थे। तो यहाँ के जो मंदिर के पुजारी थे वो बहुत बढ़िया आदमी थे, भले आदमी थे। इनसे कन्विंस हो गए वो और कन्विंस हो गए कि भाई ठीक है, सब जाति धर्म तो एक ही है। क्योंकि हमारे मंदिर में जो उसका खर्चा दिया था वो मुस्लिम परिवार ने दिया था और वो मुस्लिम परिवार किसी ज़माने में इनके पिताजी के यहाँ रहता था। वो पाला पोसा भी था उनको। वो बाद में बॉम्बे जाके बहुत बड़ा आदमी बन गया। हमारे मतलब इनके पिताजी और दादाजी के यहाँ पर रहते, तो इनसे व्यक्तिगत ताल्लुकात थे उस मुस्लिम परिवार उन मुस्लिम से। तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो सबसे पहला उन्होंने खर्चा मंदिर बनाने में किया। वो पुजारी जी बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा ये मंदिर थोड़ा टूट गया, इसको रिपेयरिंग कराओ। तो रिनोवेशन उस मुस्लिम फैमिली ने किया था। आज भी हमारे उन मुस्लिम के और जितने भी हिंदू हैं उनमें एक ही भाव है। फिर मुस्लिम ने कहा कि भाई तो आप मंदिर में पैसा लगाया है, तो मुस्लिम हो तो मस्जिद के लिए कुछ पैसा लगाओ। बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने मस्जिद में बाद में पैसे लगाए थे, पहले मंदिर में लगाए थे। और फिर बाबा जी ने मान लिया। तो वो हरिजन थे, उनको मंदिर में घुसने के लिए वो मंजूरी दिया, मतलब सबकी सहमति से लिया, ऐसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं था। सारे ब्राह्मण और महाजन और हिंदू मुस्लिम जो भी थे सबकी सहमति से सहमत बना के और गांव में मंदिर में उन्होंने चढ़ाई की। फिर दूसरा अभियान इनके देखी देख दूसरे गाँव में जब गए तो हरिभाऊ जी थे ना, वो स्वामी हरिभाऊ एक स्वामी हुआ करते थे, उपाध्याय, हरिभाई उपाध्याय थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो भी जाति धर्म के खिलाफ थे। तो वो दूसरे गांव में गए तो वहाँ जागीरदारों ने उनको नहीं घुसने दिया। फिर ये पढ़ाने गए वहाँ पर, तो इनको विरोध किया कि आप SC ST के बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। तो इन्होंने कहा मेरे को तो राज तनख्वाह देती है, मेरे लिए तो SC ST महाजन ब्राह्मण राजपूत जाट सारे एक हैं, मैं तो सबको पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को तनख्वाह राज देती है, आप लोग नहीं देते हो। और जिन बच्चों को ये होता है कि हरिजन का बच्चा छू जाएगा तो वो अपने बच्चों को निकाल के ले जाए, मैं तो सबको पढ़ाऊंगा। ये पास में पिपराली गांव है, वहाँ का हिस्ट्री है, वो गांव के लोग आज भी याद करते हैं। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया कि जीवन में इतना इन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। हाँ, झुकना नहीं, चाहे वो कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो। हाँ, झुके नहीं और सभी को समान अवसर देने के लिए इन्होंने ये हमेशा कार्यरत रहे। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा वापस आते हैं, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उस दौरान जो यहाँ पे सामंतवाद था, जो जागीरदारी प्रथा, जो जागीरदार राज था, वो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे। उस दौरान का किस्सा, उसमें इनका क्या योगदान था? मतलब वो जागीरदार अगर कुछ यहाँ पे ऑब्वियस बात है कुछ कर रहे थे ऐसा जो धक्केशाही जिसे कह सकते हैं, तो उसको हटाने में उस दौरान कोई आंदोलन हुए जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया? कोई चढ़ के वो अपने लेके किया था ने, तो जुलूस निकाल रहे थे। तो बोलो जाट हाथी पर नहीं चढ़ सकता, तो ब्राह्मण तो चढ़ सकता है। हाँ, तो ब्राह्मण की गोद में हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह के बड़े बेटे को गोदी में बैठा दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि वहाँ से जयपुर से अंग्रेज आए, बेव साहब आए, उन्होंने बड़ा वो जागीरदारों के खिलाफ माहौल पूरा तैयार हो गया और पूरी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस थे। तो अंग्रेज ने ये कहा कि भाई ठीक है, कोई रास्ता तो निकालो। तो उसके लिए रास्ता ये निकाला था कि ब्राह्मण को हाथी पर बैठा दो और उसकी गोद में एक किसान का बेटा सरदार हरलाल सिंह जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके बेटे को बच्चे को गोद में बैठा दिया, यानी कि किसान का बेटा भी बैठ गया और ब्राह्मण था ही। वो एक रास्ता निकाला जिससे दंगे आपस में लड़ाई झगड़े बहुत बड़ा दंगा हो सकता था और काफ़ी आदमी मर भी सकते थे,
क्योंकि राज का मुकाबला करने में तो इनके पास तो कुछ नहीं था, खाली हाथ रहते थे या लाठी थे ज़्यादा से ज़्यादा। उनके पास हथियार थे, तो हथियारों का मुकाबला रोकने के लिए एक अंग्रेज़ थे, बेव साहब बोलते थे, उन्होंने आकर ये इन लोगों की सहमति से वो एक मारकाट से बच गए। उसमें कहीं जातीयता का, हिंदू मुस्लिम का कोई रोल नहीं था उसमें। वो मुसलमान भी उतना ही दुखी थे जागीरदारों से जितना बाकी हिंदू थे। और इसी तरह से फिर जागीरदार वसूली बहुत करते थे, लगान जिसको बोलते हैं गांव में, उसका विरोध किसानों ने किया। हाँ, तो वो किसानों और जागीरदारों ने जो आंदोलन किया था ना पर अपने आदि मर गए थे 6 किसान गोटरा में। गोटरा में 4 मरिया। हाँ, 4 गोटरा के मर गए। और गेड़ू में भी बहुत गए आदमी। एक पिलानिया मिल गया। हाँ, एक पिलानिया भी मर गया। हाँ, इस तरह से इस तरह 5 आदमी की मृत्यु हो गई थी लगान का विरोध करने के लिए। उन्होंने ये वो लगान मतलब जो बेव साहब बोल रहे थे, जयपुर का जो महाराजा बोला उतना लगान तो देने के लिए तैयार थे, उससे ज़्यादा लगान देने के लिए तैयार नहीं थे ये। और यहाँ वाले उससे डबल करके लेना चाह रहे थे। तो वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उनको मारा भी, किसानों को खूब मार की किया और उनको मर भी गए। ये कौन से सन की बात है? ये 43 के आसपास। 43 के हाँ, 43 के आसपास। हाँ। ओके, तो उस दौरान कुछ आज़ादी को लेकर मूवमेंट हुए थे, कुछ ऐसी बात याद हो? क्योंकि 43-44 से तो इनकी आज़ादी, जागीरदारों से आज़ाद होना ही अपने आप को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई मानते थे। ये जागीरदारी प्रथा थी ना, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने को ही ये आज़ादी का रोल मान रहे थे और उसमें सारे यूनाइटेड थे। हाँ, मीटिंग कर रहे थे। जागीरदारों ने कहा मीटिंग नहीं करने देंगे और भाग जाओ। मैंने हम मर जाएंगे, भगेंगे नहीं, मर जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। फिर मेरे कट कर देंगे। जोश में करके एक वो गांव का मुखिया था, उसके लट मार दिया यहाँ नाक पर। तो वो घायल हो गए, पड़ गया। तो मुझे पता नहीं था कि राजपूत दंडेदारी हो जाते, दारू के लिए पूछते नहीं थे। तो मैं भी घायल होकर के अस्पताल में गया और वो भी। तो मैंने कहा महाराज आप यहाँ? मैं बोला मैं महाराज नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ और जागीरदार हूँ, बोले शिका। तो मैंने सोचा जिसको मैंने ब्राह्मण समझा था, लठ मारा, ये तो वही है। एक ही जगह थे, वो जागीरदार और मैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल यहाँ पे चोट लगी थी? ये लगी, इसकी तो परवाह नहीं, नाक पर लगी ने, उससे पड़ गया मैं। चलो अब हम बात करेंगे। उसके बाद आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, वो कौन से सन में की थी आपने? भारतीय सेना कब आपने ज्वाइन करी? वो तो देश आज़ाद होने के बाद। आज़ादी की जब घोषणा हो गई थी उस टाइम आप कहाँ थे? मैं लखनऊ में बंटवारा होया था। तो मैं लखनऊ में था, पाकिस्तान बना तब। आज़ादी की घोषणा होते ही पाकिस्तान अलग बन गया और ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ ही था। जिस दिन आज़ादी की घोषणा हुई वो 6 महीने 8 महीने पहले घोषणा हो गई थी, इस तारीख को देश आज़ाद हो जाएगा। ये पहले दिन नहीं बताया कि भाई नेक्स्ट डे ये आज़ाद होगा। तो उस दौरान इन्होंने सेना में जाने की तय कर ली कि भाई मुझे अब सेना में जाना, क्योंकि मैंने मेरे देश को आज़ाद करवा दिया है। तो ये उस दौरान ये आर्मी के अंदर भर्ती हो गए थे और एग्जैक्ट 15 अगस्त से पहले 1 महीने 15-20 दिन पहले, क्यों घोषणा होने के बाद इन्होंने बोला अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, अब तो अपने ही लोगों का राज आ गया, इसलिए सेना में चले जाते हैं। और सेना के अंदर जरूर बंटवारा होते हुए इन्होंने देखा है। इतने यूनिट उनके पास हैं। फर्स्ट हाउस में था मैं। हाँ, ये फर्स्ट हाउस पर में नौकरी करते थे। पूरा बताओ। कितनी बटालियन थी आर्मड की? कितनी बटालियन थी? रेजिमेंट फर्स्ट हाउस में ही था। तो बटालियन मेरे याद नहीं रही कितनी थी, लेकिन 1/3 दो हिस्से इंडिया में रही और
एक हिसाब 33% पाकिस्तान। उनको और 66% सेना का डिवाइडेशन इस तरह से हुआ था। वे बंटवारा टाइम में ताने के आदेश मिलो, बंटवारा टाइम में फौज ताने के आदेश दियो। ये तय हुई लखनऊ में था ना ट्रेनिंग हाँ, सेंटर। आप सुन सकते तो उन्होंने कहा अपना ट्रेनिंग सेंटर अहमदनगर ले जाएंगे और इनको लाहौर। हाँ चलो ठीक है, लेकिन उस टाइम आपने ये बंटवारा हुआ तो आपको ड्यूटी भी तो दी होगी फौज ने, भाई आप ये काम करो। उस टाइम आपने क्या काम किया? उस वक्त शांति बनाए रखने के लिए हमारी ड्यूटी थी कि कहीं कोई झगड़ा प्रसाद नहीं होना चाहिए। झगड़ा प्रसाद की वो जिम्मेदारी। तो आपके पास कौन सा इलाका था उस टाइम जब वहां बाघा बॉर्डर पर गए? तो क्या सीन देखा आपने, क्या देखा आपने वहां पर? जनता की तरफ से क्या देखा आपने? भाई जनता के साथ क्या हो रहा है, पब्लिक के साथ क्या हो रहा है? वो वहाँ एकदम शांति का माहौल था। करियप्पा तो था सीएनसी करियप्पा, और हम वहाँ तैनात थे बाघा बॉर्डर पर। लाहौर और अमृतसर के बीच में 12 कोस। सीआरपी और बीएसएफ भी होती थी क्या उस टाइम? सीआरपीएफ और बीएसएफ होती थी क्या? वो मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं तो रिसाले में था। हाँ, ये आर्मड में थे। इन आर्मड वालों के पास तो क्या टैंक का जो काम होता है ना, वही काम था। फिजिकली इन्फेंट्री वालों का था वो लड़ाई, वो जाने वाले मैं तो मिलिट्री में था, आर्म कोर में। सो वहाँ बॉर्डर पर थे। तो टैंक के होंगे उस टाइम जमाने में भी? टैंक थे क्या उस वक्त? हाँ, आर्मड में आज तो टैंक है। हाँ, तो उस टाइम टैंक होते थे क्या? टैंक थी नहीं। टैंक थे। टैंक थी। बंटवारा टैंकों का भी हुआ, हथियारों का भी बंटवारा हुआ। हाँ, 1/3 हथियार वहां चले गए, 2/3 हथियार यहाँ रह मैं गए। वायरलेस ऑपरेटर हूँ। मैं तो वायरलेस ऑपरेटर हूँ टैंक में। टैंक की ड्यूटी थी। वायरलेस ऑपरेटर। नहीं, जो वायरलेस ऑपरेटर की ड्यूटी थी।